एपिसोड 2 नीम ख्वाब अधूरे सवाल। अस्पताल पहुंचने पर निदा ने पहले उसे गुस्से से घूरा, फिर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ये अम्मार है, मेरा छोटा भाई समझो। इसे नर्सरी ले जाओ, मैं डॉक्टर लतीफ़ से सर्वे के मुतालिक बात करके आती हूँ। दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर अनवर फ़ोन पर मसरूफ़ थे। हाँ, आ गई आप? मैंने तो समझा छुट्टी पर ही चली गई हैं। मीरब ने माजरत की। तभी सादिया बगैर इजाज़त के अंदर घुस आई। चेहरे का रंग उड़ चुका था। सर, वो लड़की बिस्तर से गायब हो गई। उफ, किसी काम की नहीं हो तुम। डॉक्टर गुस्से से बाहर निकल गए। मीरब ने गहरी सांस खींची, जैसे सीने में चुभी घुटन को बाहर निकालना चाहती हो। उफ, शुक्र है खुदाया, आज बच गई। वो नर्सरी की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने खुले हुए स्टोर के दरवाजे पर पड़ी। ओहो, ये आमना बिना हर बार सफाई के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। 1000 बार कह चुकी हूँ, यहाँ ख़तरनाक अद्वियात और आलात रखे हैं जो मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, मगर इसको समझ ही नहीं आती। मीरब ने दरवाजे का हैंडल थामकर एहतियात से बंद किया और फिर चलने लगी, मगर उसके कदम यकदम रुक गए। वो पलटी और दोबारा स्टोर के दरवाजे के पास गई। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अभी वो कमरे का जायज़ा ही ले रही थी कि अचानक एक तेज़ सांसों की आवाज़ ने उसे ठटकने पर मजबूर कर दिया। अद्वियात के अलमारी की दाएं तरफ ज़मीन पर एक नौजवान लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल घुटनों से भी नीचे बिछे थे और दोनों हाथों से घुटनों को जकड़कर मुंह बालों में छुपा रखा था। वो जैसे हर सांस में दर्द को जज़्ब कर रही हो। मीरब ने नरमी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की चौंक गई। मीरब को उसकी आंखों में वही खौफ और अजनबियत नजर आई जो हर बार उसके सवाल से भागती थी। तुम यहाँ? ये कैसे मुमकिन है? लड़की पीछे को सिर की, जैसे दूर जाना चाहती हो। ठीक है, मैं करीब नहीं आती। देखो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। इसी लम्हे पीछे से आवाज़ आई, मीरब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरब तेज़ी से पलटी। कुछ नहीं, एक दवा नहीं मिल रही थी। ख्याल है शायद स्टोर में हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अमार इंतज़ार कर रहा होगा। इसे कहो गाड़ी में बैठे, मैं बस आ रही हूँ। उनकी मामा की कॉल आई है, घर मेहमान आए हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। मीरब ने पलटकर लड़की की तरफ देखा, नरमी से अपना हाथ बढ़ाया। लड़की ने कुछ तज़ब्ज़ब के बाद हाथ आगे बढ़ा दिया। मीरब ने मुस्कुराकर उसे थाम लिया और पीछे पड़ी चादर उसके ऊपर डाल दी जो उसके कपड़ों को ढांप गई। चलो, मेरे पीछे रहना। मीरब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। लड़की अंदर बैठ गई। बाजी, ये कौन है? अमार ने पूछा। ये मेरी दोस्त है, काफ़ी दूर से मिलने आई थी। एक्सीडेंट हो गया था, कपड़े खराब हो गए। मीरब ने मुख्तसर
बंद पंछी जिसको मालूम हो कि पिंजरे के ताले में इस कदर जंग लग गया है कि अगर कोई खोई हुई चाबी मिल भी जाए तो ना वो चाबी जंग लगे ताले के अंदर जा सकती है और ना किसी के हाथों में उस ताले को तोड़ने की इतनी वुसअत और ताकत बाकी है। फिर वो नाउमीदी की सारी किरणों से मोहब्बत करके 2-3 सांसों पर जिंदा रहने वाला वो परिंदा जो दिलो दिमाग की कशमकश की जंग में कुछ रोज नए तरीके से कैद हो जाए, फिर वो क्या परिंदा उड़ान की चाह रखेगा जिसके सामने मौजज़े भी मुश्किल हों, रोज उन जंजीरों को तोड़ने में हारने वाला वो मासूम सा परिंदा क्या फिर इस तकलीफ से गुजरने के बाद वो मासूम रहेगा? जब खुदा की मखलूक के सामने खुदा की बनाई चीजों से रोज डराया जाए तो क्या उसे उसकी वो नेमत से मोहब्बत होगी? मीरब उसकी बातों को बहुत मतवज्जा होकर सुन रही थी। जब कोई एक चीज पर रोज रोता है ना, तो आंसुओं के जरिए वो चीज की वक़्त खत्म हो जाती है। उस पर उसकी आंख से एक आंसू निकलकर उसके हाथ पर गिरा और वो उठकर चली गई। मीरब गहरी सोच में पड़ गई थी। जब रात की तारीकी रोशनी में तब्दील होने में मसरूफ थी, तो करीब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज मीरब के पूरे कमरे में गूंजती हुई इसके कानों तक आई तो मीरब की आंख खुल गई। निहायत अदब से उसने साथ पड़ा दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। पानी को मुंह पर डालते हुए वजू करने के बाद हालत में खड़ी हुई। जब यके बाद दिगरे सजदे किए तो आंखें नीम हो गईं। फिर सलाम देते हुए मीरब का ध्यान सामने खड़ी नूरुलैन पर पड़ा जो उसे न जाने कब से घूर रही थी। मीरब मुस्कुराई। इतनी सुबह उठ गई? तुम्हें जानमाज चाहिए? मीरब ने सवाल किया। नहीं, फौरन जवाब आया। मीरब ने दुआ के लिए हाथ खड़े किए और दुआ मांगने लगी। जब दोनों हाथ मुंह पर फेरे तो नूर की तरफ देखा। कुछ चाहिए? क्या हुआ? उसकी जख्मी रूह भी बिल्कुल जायनमाज पर ऐसे ही न डाल गिर जाती थी और आंखें इतनी सुर्ख हो जाती थीं कि मुझे उससे खौफ आता कि क्या वो खून के आंसू मासूम की फरियाद खुदा को नजर नहीं आते बाजी? आपको पता है वो मुझसे छोटी थी मगर वो बहुत बहादुर थी। जब मैं गमगीन होती थी तो वो फूले हुए सांस से हमेशा एक ही जुमला कहती थी, वो मौजज़ों पर कादिर है। फिर उसने कोई मौजज़ा क्यों नहीं किया? वो खूबसूरत सी तितली जब स्कार्फ ओढ़ती थी तो लगता था सारी दुनिया की खूबसूरती कैद हो गई और उसकी आंखें किसी की मोहब्बत में घंटे के लिए कैद हो गई। और जानती हो वो घंटा नमाज का वक्त होता था जब दोनों हाथ बामी मिलाप से आंसुओं को समेट लेते थे। क्या रब को तब वो नजर नहीं आई थी? क्या वो उसकी माँ की तरह नहीं तड़पता था जिसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया गया? मीरब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम खुदा से बहुत सवालात करती हो जिनका जवाब शायद तुम्हें नहीं मिलता, इसीलिए आज इस खूबसूरत सुबह में भी तुम्हारे पास शिकवे हैं। तुमने नमाज पढ़ी? नहीं, मुझे नहीं पढ़नी। क्यों? क्या तुम्हें जवाब नहीं चाहिए? मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ शिकवे तक रह गया है। अच्छा, तो तुम खुदा से इतनी बदगुमान हो? बर्बाद हो जाओगी। अब खोने को बचा ही क्या है? अभी बहुत कुछ है जिसकी तुम्हें कदर नहीं। क्या कभी काला दिल देखा है? मीरब ने पूछा। मैं सर्जन हूँ जो देखूंगी। तुमने देखे हैं बहुत से काले दिल, मगर तुम्हें लाल और काले में फर्क मालूम नहीं। देखना कभी। मुझे दिलचस्पी नहीं। वो वहां से चली गई। परेशानी ने मीरब को फिर अपनी आगोश में ले लिया। सूरज आसमानों में आंख मचोली खेलता, कभी अंदर की जानिब बादलों में तो कभी बाहर अपनी झलक दिखाने आ रहा था। मीरब किचन में चूल्हे पर चाय रखे एक गहरी सोच में थी। अरे नूर, तुम आज इतनी जल्दी उठ गई? नूर की आंखें सुर्ख थीं जिनसे अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। नूर, तुम ठीक हो? मीरब ने मतवज्जा होकर कहा। बाजी, आपको पता है मुझे इस ठीक लफ्ज से वहशत है, इसीलिए इसके जवाब में मैं कहूंगी सांस चल रही है। शायद कोई 300 का मुकाबला करने के लिए बाकी है। मीरब ने ताज्जुबनाक नजरों से देखा, फिर चूल्हे से गर्म चाय का पैन हटा दिया। तुम्हें पता है तुम कभी कभी इतनी गहरी बातें करती हो कि लफ्जों को कैसे जोड़ना है और कहाँ जोड़ना है, कौन सी बात कैसे मुंसलिक होगी, मुझे समझ ही नहीं आती। तो क्या हम सबकी जिंदगियों में जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें? मीरब: हाँ, जरूरी है। मेरा प्रोफेशन ये कहता है कि दूसरों को जानने के लिए उसकी शख्सियत पढ़ना जरूरी है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान पाया जिसको पढ़ना मुश्किल हो? कोई ऐसा केस या कुछ भी? हाँ, मीरब ने सर इस बात में हिलाया। बहुत बार ऐसा हुआ है। फिर इस पर आप क्या करती हैं? नूरुलैन फौरन बोली। मैं उसको खुद मौका देती हूँ। कभी कभी तो मैं सख्ते में आ जाती हूँ, फिर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उन पर वार करती होंगी। नूर: तमाम लोगों की तरह जो इस ताक पर होते हैं जो कमजोरियां पकड़ते ही दूसरों को दबा कर देते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता नूर। तुम्हारी राय गलत है। अगर ऐसा होता तो शायद हर कोई अपने जज्बात अपने अंदर घोट कर मर जाता। ये कौन है? चाय का कप मीरब ने नूर के हाथ में देते हुए सामने दीवार पर लगी तस्वीर देखी। ये मेरी अम्मी है। तो अब कहाँ है आपकी अम्मी?
मुझे मालूम नहीं, मीरब ने जवाब दिया। नूर के हाथ से कप फिसल गया। अरे नूर, ये क्या किया? चलो रहने दो, मैं उठा लूंगी। नूर सख्ते की हालत में थी। उसकी सुर्ख आंसुओं से एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। मीरब मुड़ी तो नूर सख्ते में थी। नूर, क्या हुआ? वो शानों तक फैले रेशमी बाल और भूरी आंखें जिन पर हर वक्त बेबसी थी। कुछ नहीं। क्या तुम्हारी माँ है? कैसी दिखती है? सख्ते की हालत को तोड़ते हुए उसने अपने लब खींचे। माँ? उसने लंबी सी सांस खींची। दुनिया के लिए शायद वो नहीं है, मगर जब तुम रोज चली जाती हो तो एक लंबा सा वक्त वो मेरी आंखों के सामने मुस्कुराती हैं। मेरी जिंदगी के 4 साल उनको छूने में गुजर गए। हाथ आगे बढ़ाती हूँ तो वो नाराज होकर चली जाती हैं। इसीलिए अब मैं बिल्कुल उस दरख्त की तरह हो गई हूँ जैसे जिसे इस बात का इल्म होता है कि मौसम खज़ां में इस पर लगे पत्ते मुरझा जाएंगे। इसीलिए वो ज्यादा पानी लेने का लालच नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही मैं अब इस एहसास में खुश हूँ कि मैं अपने दिन का 3 में से 2 तिहाई हिस्सा उस हस्ती को देखने में गुजारती हूँ जिसने मुझे सब्र के तमाम मरहले सिखाए। उसके उस एहसान के तले डूबी हूँ कि अब हाथ उठता ही नहीं, बस एक खूबसूरत सी खामोशी होती है। इर्द गिर्द सब होते हैं, मैं उनको उस जगह नजर भी आ रही होती हूँ, मगर मैं वहां नहीं होती। मेरी माँ भी मुझसे कितने साल तक दूर हैं, फिर न जाने कब वापस लौट गई अल्लाह के पास, अपने घर। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश वो साल मेरी जिंदगी में ना आए होते, ताकि मुझे माँ का मफहूम पता होता। तुम्हारा क्या ख्याल है माँ? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ क्या थी? नूर ने आंखों को जमीन जानिब फेरा और एक गहरी सोच में मुब्तला हो गई। माँ? उसके लिए थी का लफज अच्छा नहीं लगता बाजी। लोग कितनी आसानी से थी कह देते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता थी का लफज होना चाहिए। बाजी, आपने कभी मालम जब्बा की सर्द हवाओं में अपने आप को गर्म महसूस किया है? मैंने किया है। सख्त सर्द हालात में जब मुझ पर कपकपी तारी होती थी, उनके जादू की चप्पी मुझे सुकून दे जाती थी। वो होंठों की सर्द कपकपाहट, वो पानी से भरी हुई आंखें वापस अपनी जगह पर लौट जाती थी। अगर सारी दुनिया की दौलत तराजू के पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में माँ का लफ्ज़ रख दो, उसकी मीम से ही तराजू टूट जाएगा। जब वो रात को सो जाती थी तो मैं चांद की रोशनी में उनके चेहरे पर पड़ी शिकन को देखती थी, जो दिन भर की थकावट से चेहरे पर आ जाती थी। उनको देखती थी लगता था कि समुद्री लहरें हैं जिन्हें ये साहिल इतना पसंद है कि जाती ही नहीं है। दरवाजे की घंटी बजी। रुको नूर, मैं आती हूँ। अरे गुड्डू, तुम आज यहाँ? मीरब पीछे को मुड़ी। नूर जा चुकी थी। मीरब ने कंधे उचकाए और चली गई। आ जाओ, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वो अम्मी बीमार हैं, तो फिर मैं कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए थे तो मैंने छुट्टी कर ली। अरे क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? मीरब ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा। कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार था, अब बेहतर है, सो गई है। मैंने सोचा काफ़ी दिन गुजर गए, आपसे मिला नहीं। आपकी गाड़ी बाहर देखी तो सोचा आप घर होंगी। अच्छा चलो, आ जाओ। मीरब गुड्डू का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई। खूब बातें करने के बाद मीरब अम्मार के साथ उसके घर उसकी अम्मी की खैरियत मालूम करने चली गई। वापसी पर उसे ख्याल आया कि आज मैंने काम की थकावट से छुट्टी की है, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने जाएं ताकि थोड़ा ताज़ा महसूस हो। फिर नूर को लेने का ख्याल दिमाग में आया तो मीरब घर चली गई। नूर, नूर, मीरब की आवाज़ पर नूर बाहर आई। चलो आज हम बाहर चलते हैं। नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ नूर, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आज का दिन यादगार बनाएंगे, चलो। मीरब के असरार करने पर नूर ने हामी भर ली और वो साथ चली गई। गाड़ी अपने सफ़र पर रवा दवा हो गई। नूर, तुम्हें पता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम खूब मज़ा करोगी। पहले हम मॉल में जाएंगे, तुम्हारे लिए नई चीज़ें लेंगे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बहन होती और मैं उसके नखरे उठाती, उसे शॉपिंग पर लेकर जाती और वो जिस चीज़ पर हाथ रखती मैं उसे वो दिलवा देती। लगता है खुदा ने मेरी सुन ली और तुम्हारी सूरत में एक बहन दे दी। मुझे हमेशा कमी महसूस होती थी कि मैं अकेली हूँ। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि तुम अकेली हो, तुम्हें बहन की कदर नहीं हो सकती। मेरी अम्मी ने मुझे भी अपनी बहन की खातिर छोड़ दिया। पहले बीमारी में मुब्तला अपनी बहन को पालती रहीं और फिर उनके बच्चों को, और उनको पालते पालते मेरी ख्वाहिशात को, यहाँ तक कि मेरे नाम को भी भूल गई। फिर मैंने खुद को बदलने का सोचा, खुद को अपने पैरों पे खड़ा किया। अब 5 साल से डॉक्टर हूँ, मगर जिस दिन अपने दिल की तकलीफ को जाना उसी दिन दूसरों के दिलों की तकलीफ समझ आई। वो गहरी सांस लेकर रुकी, जैसे कोई दर्द गले में आकर फंस गया हो। 2 साल पहले खाला के पते पर गई, मगर दरवाज़ा किसी और का था। मोहल्ले वालों ने बताया खाला भी चल बसी और उनके बच्चे। मीरब की आवाज़ में लर्जिश थी। यतीम खाने में छोड़ दिए गए, मगर अब वहाँ से भी जा चुके हैं। एक खामोश आंसू उसके रुखसार से लुढ़कता उसके हाथ पर गिरा।
نور نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے تھپکی دی۔ خاموش لیکن بھاری لمحہ۔ میں کتنی بدقسمت ہوں نور، اس نے کہا۔ میں ان کی آخری سانسوں میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ 4 سال سے بس یہی مانتی آئی ہوں کہ وہ زندہ ہوں گی، کہیں نہ کہیں ہوں گی، کیونکہ دل، اس نے گہری سانس لی، دل مرنے کی خبر نہیں سہ پاتا نور۔ نور کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک بھیگی سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے رخ موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، اور پھر سارا راستہ خاموشی رہی۔ نور، آ جاؤ، مال آ گیا۔ گاڑی رکی اور سامنے مال تھا۔ نور، تم اترو، میں گاڑی پار کر کے آتی ہوں۔ میرب گاڑی پار کر کے واپس آئی، مگر نور وہاں نہیں تھی۔ میرب نے پریشانی کی حالت میں سامنے دیکھا۔ سامنے سڑک کے درمیان کانوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں کو بند کیے نور بیٹھی تھی، اور ارد گرد گاڑیاں گزر رہی تھی۔ نور، نور، میرب بھاگی۔ نور، وہ اونچی آواز میں بولی۔ میرب نے نور کو اٹھایا اور ساتھ سڑک پار کی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ ادھر کیوں چلی گئی تھی؟ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ رونے لگی۔ نور، چلو گاڑی میں بیٹھو، ہم گھر جاتے ہیں۔ گاڑی سے پانی کی بوتل نور کو دی اور وہ پھولی سانس کے ساتھ ساری پی گئی۔ گاڑی باہر فلیٹ کے سامنے رکی۔ میرب نے دروازہ کھولا اور نور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہی ناخن چبانے لگی۔ میرب نور کے پاس بیٹھی اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، تو کیا ہوا تھا؟ وہ وہاں بلی تھی، وہ سہمی ہوئی بولی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو پتہ نہیں چلا کب سڑک کے درمیان آ گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، میرب نے وضاحت دی۔ اگلی جھلک۔ کیا وہ میرب کو انکہے جذبات کے بارے میں بتائے گی یا ساری زندگی خود کو چھپاتے رہے گی؟